रोहिणी कोट बार एसोसिएशन का आगामी चुनाव 26 मार्च को होने जा रहा है। अलग अलग पदों पर मेंबर्स ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। आज हमारे साथ सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी अधिवक्ता सत्यनारायण शर्मा ने खास बातचीत की। आपको बता दें, सत्यनारायण शर्मा 1998 से वकालत कर रहे हैं। 2012 से 2014 तक वह रोहिणी कोट बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी रहे। इस दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं के विकास के लिए बहुत से काम किए, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का सदैव प्रयास किया। अधिवक्ताओं के बच्चों के लिए क्रैच की सुविधा मुहैया कराई, अधिवक्ताओं के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था कराई, नए अधिवक्ताओं के लिए 10,000 रुपए स्टाइफन की भी व्यवस्था की, साथ ही निष्पक्ष तरीके से चैम्बर का अलॉटमेंट भी करवाया। एक बार फिर से रोहिणी कोट बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों में अधिवक्ता सत्यनारायण शर्मा सेक्रेटरी पद के प्रत्याशी है। अधिवक्ता सत्यनारायण शर्मा से योर माइंड ओपनर न्यूज के चीफ एडवाइजर राकेश शर्मा ने खास बातचीत की। फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज से आज बात करूंगा रोहिणी बार एसोसिएशन के चुनावों के बारे में। और जैसा कि आपने देखा, हमने कई लोगों से बातचीत की जो डिफरेंट पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, और सबका मोटो एक ही है कि हम एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए आए हैं। वो किस तरीके से वेलफेयर करेंगे, क्या उनका विजन है, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या मुद्दे वो लेकर के चुनावी मैदान में कूदे हैं, ये हम सबसे अलग अलग बात कर रहे हैं। हमने पहले भी जनरल सेक्रेटरी, ऑनरी जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो कंटेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट सत्यनारायण शर्मा जी, जो पहले भी 2 बार मतलब यहाँ रह चुके हैं, तो मैं उनसे 2 बार पहले भी आपको बातचीत उनकी सुनवा चुका हूँ। मैं आज उनसे एक स्पेशल कुछ बातचीत करूंगा, और वो बातचीत का मेरा मोटो यही है कि आप लोग जानें कि आखिर वो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में, इस चुनावी समर में कूदे हैं। मैं सीधा उनसे बात करूंगा और आपकी उनसे रूबरू बात कराऊंगा। सत्यनारायण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और मैं सीधा आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हम एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए आए हैं। मैं स्पेशली आपसे जानना चाहता हूं कि आपका एजेंडा क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप किस मुद्दे पर यह दावा करते हैं कि लोग आपको ही वोट दें, और आप अपनी जीत के प्रति कितने निश्चिंत हैं इन मुद्दों को लेकर के। उन बातों को आप जरा तफसील से हमारे एडवोकेट भाई बहनों को बताएं। थैंक यू राकेश जी। मैं देखो, इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि मेरी वर्किंग पहले भी मेंबर्स ने देखी हुई है। जितने भी रोहिणी कोर्ट के चैलेंजेबल टास्क थे वो सब मेरी टेन्योर में ही कंप्लीट हुए थे, चाहे वो चैम्बर्स की अलॉटमेंट को लेके हो, चाहे लॉयर्स के बच्चों के लिए क्रैच के लिए हो, चाहे लाइब्रेरी को लेके हो, चाहे इस तरह के बार रूम्स और उनके लिए सिटिंग्स, इस टाइप के अरेंजमेंट्स हों। ये जितने भी चैलेंजेबल टास्क थे वो सब मेरी टेन्योर में ही कंप्लीट हुए थे। अब मैं आज की डेट में ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे नए मेंबर आ गए हैं, उनको भी आज की डेट में वही प्रॉब्लम दोबारा से फेस कर रहे हैं कि उनके पास में बैठने के लिए चैम्बर नहीं है, बैठने के लिए सीट्स नहीं है। तो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी रही हैं, उन्होंने इस पे कोई भी वर्किंग नहीं की है। आज की डेट में वो सबके सामने है। मेरा ये कहना है कि आज की डेट में मेंबर्स भी ये चाहता है कि एक कॉम्पिटेंट लीडरशिप इलेक्ट होके आए, जो डिसिसिव भी हो, जो डिसीजन लेने में कॉम्पिटेंट हो और एफिशिएंट भी हो, और थोड़ी सी अपने आप को डायनामिक तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सके। कई बार मेंबर्स की फीलिंग मैं देखता था, वो अपने आप में ऐसी होती थी कि जो उनके चेहरे पढ़ के भी और वैसे भी बहुत सारे लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो वो सबके सामने आती हैं। आज वो सिचुएशन सबके सामने है, और मेंबर्स के बीच में एक डिस्कशन यही चल रहा है ज़्यादातर कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो लॉयर्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स को जानता है, समझता है, ऐसे आदमियों को ही बार के इलेक्शन में इलेक्ट किया जाए, जो मेंबर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बिलीव करें, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने में। नहीं, देखा यह गया है जो नॉन प्रैक्टिसिंग कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो रोहिणी बार के हों, चाहे वो दूसरी डिफरेंट बार्स के हों, 30 जारी में हों या कहीं भी हों, वो ज़्यादा मैनेज कर लेते हैं इलेक्शंस के कैलकुलेशंस को। उनकी जो इक्वेशंस हैं वो ज़्यादा गोटियां अपनी बैठा लेते हैं, या उनका जो भी सिस्टम होता है, क्योंकि दे आर एक्सपर्ट इन कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शंस। वेयर एज जहाँ जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो केवल अपनी प्रॉब्लम्स देखता है, अपने फेलो जो कोलीग्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स देखता है और उन पे काम करना चाहता है। तो कहीं इसमें कोई तालमेल में गड़बड़ आपको लगती है होने के चांसेस रहते हैं? देखिए, इसमें तालमेल में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस इतना सा है,
जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वो घर से ये सोच के निकलता है कि मेरे को आज जाके किससे क्या मीटिंग करनी है, मेरे को क्या टारगेट करने हैं, उसका सिर्फ सिंगल एजेंडा है। वो ये सोचता है कि मैं बाहर के अंदर मैं इलेक्शन जीत के आऊँगा तो जो उसके साइड बिजनेस हैं, मतलब ही नीड्स प्रोटेक्शन, कि वो एक तरह से मैं ये कहता हूँ कि कुछ ब्लैक शिप्स हैं, वो इस प्रोफेशन में ब्लैक कोट की आड़ में उनको प्रोटेक्शन चाहिए। जो कि जनरल मेंबर है उनकी प्रॉब्लम से उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो आके आज की डेट में उनका सिर्फ एक ही मतलब रहता है कि हम जाएं, आज किसको डिमोरलाइज करना है, किसको प्रेशराइज करना है, किसको इन्फ्लुएंस करना है, वो यही सब टैक्टिस अडॉप्ट करते हैं। सच बात ये है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है जिसका प्राइम कंसिडरेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, वो घर से यही सोच के निकलता है कि मेरे को आज किस मुकदमे में आर्ग्यूमेंट करनी है, किस तरीके से मेरे को अपने केस को रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से मेरे को अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, और जो उसकी प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही समझ सकता है। आज की डेट में मैं आपको एक और बता दूं राकेश जी, अभी जैसे 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस हैं, उनमें बहुत सारे इस तरह के चेकअप लगा दिए हैं कि आप मेटा डाटा है और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसको कुछ पता ही नहीं है। सिविल लिटिगेशन है, आज ही एक नई चीज और सामने आई कि अब जितनी भी लिटिगेशन फाइलिंग हो रही है उसके साथ एक फ्रेश एफिडेविट और फाइल करना होगा, जिसमें कंप्लेनेंट का भी या प्लेंटिफ का भी और रेस्पोंडेंट का, अक्यूज का, उसके पूरे पर्टिकुलर्स की, उसने पहले कितनी सारी कंप्लेंट की हैं, कितने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, या किसके खिलाफ कितने मुकदमे पेंडिंग है, इस टाइप का एफिडेविट अब उस पर लिया जा रहा है। मतलब ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा की जा रही हैं, और इनकी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को केवल प्रैक्टिसिंग लॉयर ही समझ सकते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग इस बात पे जाएंगे ही नहीं। नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को अभी तक इस बात के बारे में जानकारी ही नहीं है, उसको यही नहीं पता, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता ही नहीं है। ये चीजें, ये प्रॉब्लम सिर्फ जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वही समझ सकता है, क्योंकि वो चीज इन चीजों को फेस कर रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा है। तो जो नॉन प्रैक्टिशनर है उसका इन चीजों से कोई वास्ता ही नहीं, उसको ये नहीं पता कि कैसा एफिडेविट लिया जा रहा है। क्या आम एडवोकेट्स में इस बात को लेकर अवेयरनेस है कि हमें अपनी बार में जो लीडरान को चुनना है, खासतौर से इस बार ऐसी क्रिटिकल टाइम में जब कोविड-19 से हम जूझ के बाहर आए हैं, और एक बहुत ही मैं कहूँ दर्दनाक लड़ाई हम सब ने लड़ी है, और अब सर्वाइवल के लिए भी कुछ लोगों जूझ रहे हैं, तो ऐसे में तो बार का बहुत कॉम्पिटेंट होना, वेल मैच्योर्ड होना, और मतलब उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जानने वाला ही कैंडिडेट जीतना चाहिए, मेरा अपना राय है। तो ऐसे में तो दोहरी तिहरी जिम्मेदारी पड़ जाती है कैंडिडेट्स के ऊपर। तो मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आप अपने को फिट पाते हैं इस माहौल में, वेलफेयर के लिए आप अपने आप को ये मानते हैं कि आप एडवोकेट्स का वेलफेयर बहुत बेहतर तरीके से, अगर आपको ये सीट पर जीत के आते हैं, तो कर सकते हैं? बिल्कुल राकेश जी, देखिए इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले लॉकडाउन के अंदर नो डाउट आज की डेट में हमारे लॉयर्स ब्रदर जितने भी हैं, सब लोगों ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस की है, बड़ी इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारी थी जिनको फेस किया है। मैंने ही सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन लिखा, बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन बार काउंसिल दिल्ली को मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा जिस पे एक फाइनेंशियल एड की डिमांड की, और उसके बाद मेंबर्स के लिए अप टू ए सर्टेन अमाउंट एक फाइनेंशियल एड जो है वो मेंबर्स को प्रोवाइड हुई। कनेक्टिविटी को लेके मैंने ही हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल की, उस पीआईएल को चीफ जस्टिस ने बड़ा अप्रिशिएट किया, काफ़ी मेंबर्स अप्रिशिएट करते हैं। आज की डेट में रोहिणी कोर्ट में अगर आप देखेंगे तो मेंबर्स को ये भी प्रॉब्लम है कि उनके फ़ोन के कनेक्शन प्रॉपर नहीं आते हैं। मेरा इस पे ये कहना है कि ये मेरा प्रपोजल है, और प्रपोजल क्या, ये मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले टाइम में चैम्बर्स बिल्डिंग के अंदर फ्री वाईफाई, अनलिमिटेड फ्री वाईफाई, इंटरकनेक्टिविटी, चैम्बर टू चैम्बर फ्री कॉल्स और फ्री केबल्स, इस टाइप की फैसिलिटीज़, ये एक खाका हमारे दिमाग में पहले भी था और आज भी है, उसको हम फ्री में आने वाले टाइम में मेंबर्स के लिए हम करवा के रहेंगे। इन सब टास्क के ऊपर हमने वर्कआउट किया हुआ है, हम उस पर लीगल साइट पे भी गए हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हम इस बात को रेज कर रहे हैं। और इस टाइप के और भी काफ़ी सारे इश्यूज थे। चैम्बर्स का रेंट वेव करने के लिए भी मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उस पर भी मेरा प्रॉमिस है कि अगर मैं इलेक्ट होकर आता हूँ तो डेफिनेट 1 साल का ये जो पीरियड था इसका तो चैम्बर का रेंट जो है वो वेव करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही आने वाले टाइम में चैम्बर्स की बिल्डिंग को बिल्कुल रेंट फ्री करवाऊंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। एंड रिगार्डिंग द कैंटीन फैसिलिटी और जो और यहाँ स्टॉल हैं, इस तरह के फूड स्टॉल हैं और जो फैसिलिटी इस तरह की जो रोजमर्रा की हैं, इनके बारे में आपका क्या प्लान है?
इस पे मेरा ये कहना ये है कि देखिए आज की डेट में रोहिणी कोर्ट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मेंबर्स को अगर चाय भी पीनी है तो उसके लिए भी उसको कोर्ट से बाहर जाना पड़ता है। खाना खाने के लिए आज की डेट में ना यहाँ पे कैंटीन चल रही है, ना फूड कोर्ट जो एक बना हुआ है, ना वहाँ पे प्रॉपर फूड मिलता है, ना हाइजीनिक चीज़ें हैं। इस पे मेरा ये प्रोसेस है, मेरा प्रॉमिस है कि उस पे भी हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी का हम फूड यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स होंगे वो करेंगे। जो यंगस्टर्स हैं, सबसे मैं दोबारा उसी बात पर आ रहा हूँ कि एक तो यंगस्टर वैसे ही स्ट्रगलिंग उसमें मोड में होता है, और अब की बार तो ये कोविड-19 ने स्ट्रगलर्स को या मैं कहूँ फ्रेशर्स को बिल्कुल, मैं कहता हूँ उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। सीनियर्स के पास जगह नहीं है उनको रखने की, जूनियर्स के पास बैठने को चैम्बर नहीं है, सीटें नहीं है। तो ऐसे में उन जूनियर्स की हालत के बारे में, स्पेशली जो हमारी छोटी बहनें हैं जो अभी बच्ची आई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि एक विकराल एक समस्या है कि वो कहाँ जाएं, किसके पास बैठें और कैसे उनका मॉनिटरी गेन हो। इसके बारे में कोई प्लान आपके दिमाग में है? बिल्कुल है। देखिए इस पे मेरा कहना ये है कि एट प्रेजेंट कर्नाटका स्टेट में, राजस्थान में, वहाँ पे फर्स्ट 5 इयर्स तक जो भी नए एनरोलमेंट होके जो बच्चे आते हैं उनके लिए एक 5,000 की स्टाइफंड की वहाँ पे ऑलरेडी प्रोविज़न चल रहा है। हमारा इस पे ये कहना ये है कि दिल्ली बार काउंसिल को भी स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके 10,000 तक, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा कॉस्टली है, इसलिए यहाँ पे 10,000 तक हम फाइनेंशियल एड जो है वो नए बच्चों को फर्स्ट 5 इयर्स तक के लिए एटलीस्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। जी, मैंने देखा आपका जब नॉमिनेशन हुआ था पिछली बार, काफी बहुत मासिस में एडवोकेट्स आपके सपोर्ट में आए थे। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? कितना आपको लगता है कि आप विक्ट्री के कितने नजदीक हैं? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, और बल्कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेंबर्स मेरे को खुद ये बता रहे हैं कि आज की डेट में ही हम काफ़ी अच्छी लीड लेके चल रहे हैं, और मेंबर्स को आज की डेट में एक एफिशिएंट और कम्पिटेंट और डिसिसिव बार चाहिए। उस क्राइटेरिया में वो सिर्फ हमें फिट मानते हैं। बाकी जो मेरी पोस्ट पे एटलीस्ट जो कैंडिडेट लड़ने वाले हैं दे आर, मतलब उनमें से अब मैं किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना मेरे को ठीक नहीं लगता, लेकिन मेंबर्स इस बात को जरूर समझता है कि वो नॉन प्रैक्टिशनर को प्रेफरेंस ना देके वो प्रैक्टिशनर एडवोकेट को ही इलेक्ट करेगा। तो मैं ये कहूँ कि हमारे जो वकील भाई बहन है वो ये मान लें कि सत्यनारायण शर्मा जी इज मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट एफिशिएंट टू टेक इमीडिएट डिसीजंस एंड लेबोरियस एंड वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। ये देखिए, मैं अगर खुद ही इस बात पे कहूंगा तो वो मेरी सेल्फ प्रेज हो जाएगी, बट मैं इस पे इतना सा कहना चाहूंगा कि मेरे को हम आश्वासन चाहते हैं आपके जीतने के बाद आप भी कहीं बुके की राजनीति तो नहीं करेंगे? नो, ऑफ कोर्स ये मेंबर्स जानता है इस बारे में कि मेंबर्स ने हमारी वर्किंग देखी हुई है, हमारी एफिशिएंसी भी चेक की हुई है, कंपिटेंसी भी चेक की हुई है। मेंबर्स में इस बात को लेके कहीं पे कोई डाउट है ही नहीं कि इन चीजों में वो कहीं पे भी जरा सा भी डाउट। मैं एक आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने देखा है कि जीतने से पहले जैसे आप दावे कर रहे हैं ऐसे और कैंडिडेट्स भी दावे करते हैं, लेकिन कहीं मैं उसे कहूंगा कि दुर्भाग्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बार एंड बेंच के बीच में रिलेशंस जो है कड़वाहट भरे होने चाहिए, बहुत बढ़िया रिलेशन होने चाहिए, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन सम्मान में और चाटुकारिता में झीना सा फर्क होता है। और मैंने देखा है बार लीडर्स को कई जगह वो सम्मान करने की बजाय चाटुकारिता पे उतर आते हैं, और अपना जो एम, जो अपना उनका मोटो है, वो जजिस का चाटुकारिता कह लो, चमचागिरी कह लो या बटरिंग कह लो, उसे कोई भी वर्ड आप देना चाहें। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि सत्यनारायण शर्मा जी एक हेल्दी रिलेशन तो बनाएंगे, हेल्दी रिलेशन के साथ साथ वो चमचागिरी में उसको डाइवर्ट नहीं करेंगे? जो कंपिटेंट लोग नहीं होंगे, ये एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, चाटुकारिता में वही लोग बिलीव करेंगे। नंबर 1, मैं पहले भी सेक्रेटरी रह चुका हूं, लोगों ने उस टाइम पे भी मेरी वर्किंग देखी हुई है। जितना बेंच और बार के बीच में कोऑर्डिनेशन उस वक्त पे था, तो वो आज तक मार्वलस है, लोग उसको अप्रिशिएट करते थे। आज तक मैं जब भी किसी भी लॉयर्स की प्रॉब्लम लेके मैं जब भी बेंच के पास गया हूं तो मेरे को हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो उसको इस चीज़ से कभी कनेक्ट करके ना देखिए। और मैं सेक्रेटरी था उस वक्त पे तो 100% मैं कॉन्फिडेंट होता ही था। जब मैं कमेटी में नहीं भी रहा हूं शर्मा जी, उसके तब भी मैंने बहुत सारे लॉयर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है, और उनको जो डिजायर्ड रिलीफ था उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स में, वो मैंने उनको करवा के दिया है। चलिए, हम आपसे, आप ईश्वर करे आप जीते,
हमारी शुभकामनाएं, इस चैनल, ये चैनल आपको शुभकामनाएं देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम आपसे फिर बात करेंगे एक बार और पूछेंगे कि जो आपने कहा था आप उस पर कहां तक खरे उतरे। ये सारे लॉयर्स, हमारे भाई बहन आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो आपका विजन है, जो आपका एम्बिशन है, जो आपका एक लक्ष्य आप लेके चले हैं इस इलेक्शन में, और इसी लक्ष्य के पूरा करने के लिए आप उतरे, तो आपको ईश्वर आपकी मदद करे, आपको सहायता दे, और हमारे भाई बहन को ऐसे एक अच्छे लीडर्स की वो मिले रहनुमाई, जिनकी लीडरशिप में ये बार बहुत प्रोग्रेस करे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः धन्यवाद। दोबारा मिलूंगा आपसे, हो सका आपकी जीत के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।